हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 जो कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पढ़ रहे थे। इसका पूरा नाम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे इमेज लगा रखी है जिसमें कि ये एक वाटर बॉडी है, मतलब ये लेक होगा या पाउंड होगा, कुछ भी होगा, कुछ इस तरह का है। उधर ये आपको ग्रीन ग्रीन ग्रासेस भी नजर आए होंगे। एंड देन यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है। ये वाटर वर्ड है, मतलब कि ये ऐसी पक्षी है जो कि वाटर में अच्छी तरह से रह सकती है। क्या मैं आपको बोल दूं कि आप पूरे दिन वाटर में रहो, तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको वाटर में आप थोड़ी देर तो रह सकते हो, लेकिन आप पूरे दिन वाटर में नहीं रह सकते। जबकि इस रिवर में या फिर ये जो भी वाटर बॉडी है उसमें जो फिश होंगी, मछलियां होंगी, वो तो पानी में पूरे दिन रह लेती हैं। तो क्या उनके लिए ये पॉसिबल है कि मैं उन्हें ज़मीन पर ला के रख दूँ तो वो बिल्कुल ज़िंदा रह जाएंगी, या फिर उनको कंफर्टेबल होंगी, उनको कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे? तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उनका अपना कुछ बॉडी फंक्शन है जो कि पॉसिबल हो सकता है सिर्फ वाटर में। हमारा कुछ अपना बॉडी फंक्शन है, मतलब हमारा बॉडी कुछ ऐसा फंक्शन करता है जो कि हम लोग वाटर में परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग अपना सर पूरे पानी में डाल दें तो हम लोग श्वास नहीं ले सकते। तो ये हमारा बॉडी फंक्शन करना तो चाहता है, मतलब इसको किए बिना ऐसा नहीं कि आप अपने श्वास को रोक सकते हो। आप भले ही 30 सेकंड के लिए रोक लो, 1 मिनट के लिए रोक लो, पर आप बहुत देर के लिए अपने श्वास को नहीं रोक सकते। जबकि मछली के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। मछली जो है वो काफ़ी आराम से वाटर में रह सकती है। सो हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स नहीं है, जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, या फिर आप उसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ये किस किस चीज़ के लिए फैक्टर है, मतलब कि उनके फैक्टर्स क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैं आपको पहले टॉपिक बता देती हूँ। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है पहले तो हैबिटेट है, मतलब कि हैबिटेट में हम लोग समझेंगे कि हैबिटेट होता क्या है। जैसे कि आपका हैबिटेट आपका घर है, मतलब आप वहाँ बिल्कुल परफेक्टली आराम से रह सकते हो, आपको वहाँ खाना पानी सब कुछ मिल जाता है। देन एडेप्टेशन, फिर एडेप्टेशन क्या होता है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये दोनों को सेम ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। देन टाइप्स ऑफ हैबिटेट, देन एक्लेमेटाइजेशन, ये वर्ड थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन आपको इसको ऐसे पढ़ना है। जैसे आपने क्लाइमेट को पढ़ा है तो उसी के आगे, क्लाइमेट के आगे ए लगा दीजिए और पीछे में मतलब एसम लगा दीजिए, या फिर कुछ इसी तरह का वर्ड, जैसे कि एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। सो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे। देन कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, मतलब कि हैबिटेट के कितने कंपोनेंट हैं, ठीक है। सो हैबिटेट, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, मैंने अगर आपको एनसीईआरटी के फॉर्मेट बताऊं तो पहले आपको हैबिटेट के बारे में बताया गया, इतनी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन नीचे में कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके मतलब नेचर क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनके गुण क्या होंगे। जैसे कि आप जिंदा हो तो आपका गुण क्या है, मतलब कि आप सांस लेते हो, आप हंस सकते हो, आप खेल सकते हो, आप चल सकते हो। सो ये सारे जो है वो आपके फैक्टर्स हैं, मतलब फैक्टर्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए, मतलब जिंदा होने के लिए क्या क्या सी कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। क्या आप कार को लिविंग बोल सकते हो? तो नहीं, आप कार को लिविंग नहीं बोल सकते हो। तो एनसीईआरटी में बिल्कुल वो लास्ट के 2 पेज में समझाया गया, जबकि उससे क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं पूछे गए, सिर्फ 1 या 2 पूछे गए। सो उस टॉपिक को मैंने अलग नहीं किया, बस मैं आपको फिर भी वो पढ़ा जरूर दूंगी, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नाउ हैबिटेट, जैसे कि हैबिटेट, आप हैबिटेट मतलब क्या समझते हो? मैं आपको सिंपली आपके घर के एग्जांपल से बताना चाहूँ तो आपका घर आपका हैबिटेट है, तो मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? तो आपका आंसर होगा क्योंकि आप वहाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर रह सकते हो, आपको बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब हर चीज़ आपको, खाना मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ, रहने का, खाने का, मतलब सब कुछ का व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आपकी फैमिली आपको इतना दे रहे हैं, ठीक है। सो वो आपका हैबिटेट है। तो हैबिटेट होने का रीजन क्या है कि आपको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको लोग वहाँ पे पानी में ले जाके डाल दे रहे हैं, कुआं है और कुएं में ले जाके आपको डाल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन मिल रहा है। सो आप इसी को बस इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम कर दो और वो आपका डेफिनेशन हो जाएगा हैबिटेट का। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ सो दैट कि आप अपने एग्जाम्स में इसको लिख पाओ। द सराउंडिंग्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब कि जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स कह लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग नहीं है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वेयर इट कैन फाइंड फूड, जहाँ की उन्हें फूड मिल सकता है, रहने के लिए स्थान मिल सकता है, एंड अ फेवरेबल कंडीशन, और उनके अनुकूल वातावरण मिल जाए। फॉर ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग यहाँ पर अभी आप इसको समझ लो कि उनके आगे के जनरेशन के लिए, मतलब कि वो आगे ब्रीड कर पाए, मतलब कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि वो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इज नोन एज हैबिटेट, तो वो क्या होगा, हैबिटेट हो गया। जैसे कि आपको मैं अगर हिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो जो इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको क्यों वहां पे नदी के सामने, जो सिंध नदी थी उसके सामने बसाया गया था, मतलब उसके बगल में, क्योंकि जब जब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर के लोग को आसानी से वहां पर फूड मिल जा रहा था, वाटर मिल जा रहा था, फिर रहने का स्थान वो खुद ही बना रहे थे, और फेवरेबल कंडीशन, मतलब कि उनको वातावरण भी बिल्कुल अनुकूल मिला, ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन नहीं। जैसे कि आज आप एक अच्छे हैबिटेट को किस तरह से फाइंड आउट करोगे, पहले आप फूड देखोगे कि क्या वहाँ फूड मिलता है। अब आप एकदम बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाकों में रहने लगो जहाँ पे आपको फूड ही ना मिले, या फिर
ऐसे इलाकों, बिल्कुल माउंटेनियस जगह पे रहने लोगों जहाँ पे पानी ना मिले, तो आप बिल्कुल इस तरह की जगह को नहीं देखोगे। अब तो और नई फैक्टर्स क्या जुड़ गई हैं, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो दो और फैक्टर्स जुड़ गए हैं, जहाँ की पोल्यूशन ना हो और दूसरा कि जहाँ पे क्राइम रेट कम हो। ठीक है, तो क्राइम रेट और पोल्यूशन ये भी दोनों बड़े फैक्टर्स हो गए, जबकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, नॉट सभी, मतलब सभी को नहीं चाहिए, जैसे कि पेड़ है उसको क्राइम से क्या लेना देना, उसको कोई मतलब नहीं क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है, सो उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग को तो है। तो हम लोग अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये हैबिटेट का दो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया, जबकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बस ये सारी चीजें चाहिए, रहना, खाना और एक फेवरेबल कंडीशन। सो आपको हैबिटेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जिसमें आप बिल्कुल क्लियर हो, मतलब बिल्कुल अच्छे से आराम से हो, वो आपका हैबिटेट हो गया। देन एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप बिल्कुल अपने मस्त घर में रह रहे हो, मतलब आपका घर बहुत बड़ा है, आप अपने रूम में अकेले सोते हो, सब कुछ किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपकी आंटी आ गई, ठीक है, उनका एक बेटा या बेटी कोई भी है, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो भी आ गए। अब ऐसा नहीं है कि आंटी अकेले आएंगी, आंटी अपने बच्चों को भी लेके आएंगी। अब आपको उनके बच्चों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। सो आप ये करना तो नहीं चाहते, लेकिन आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी नहीं, आपका वो सिचुएशन आपको वो थोड़े देर के लिए करने देगा। अब आप समझ रहे हो कि आंटी एक दिन रहने वाली है, मतलब कि आपको उन बच्चों को एक दिन तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। सो आप थोड़ा बहुत एडेप्टेशन कर लोगे उनके साथ, मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को भी साइड कर लोगे। आप उनको अपना फूड दे सकते हो थोड़े देर के लिए, लेकिन क्या आप ये मतलब बिल्कुल, अब आंटी बोल दी कि मैं बिल्कुल लाइफ टाइम नहीं रहने वाली, तो क्या आप ये एडेप्टेशन कर पाओगे? तो नहीं, आप ये बस शॉर्ट टर्म के लिए कर पाओगे, ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं करोगे। लेकिन हाँ, आप ये करने के लिए मतलब कर सकते हो, आपके बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, आपके नेचर में थोड़े दिन के लिए ये चेंजेस आ सकते हैं। सो ये वाला जो आप, इसका मतलब आप बिल्कुल इसी तरह से समझे एडेप्टेशन का मतलब, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है टू एडजस्ट देमसेल्फ, मतलब कि अपने आप को एडजस्ट कर लेना, टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन, मतलब कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, इसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने मस्त एक घर ढूंढा, मतलब कि आपको रहना है, आप बहुत अमीर हो चुके हो और आपके पास बहुत पैसा है, तो अब आप एक घर बनाना चाहोगे, तो आपने घर बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर देखे? फूड देख लिया, शेल्टर देख लिया, फेवरेबल कंडीशन देख लिया, बिल्कुल हम बिल्कुल परफेक्ट है, आपने सब कुछ देख लिया। लेकिन अब सडनली वहां पे पानी पड़ने लगे, वर्षा होने लगे, तो क्या आप घर छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, वर्षा तो बिल्कुल, रेनिंग सीजन जो है वो बिल्कुल कुछ दिन के लिए आते हैं, जस्ट 1 वीक या फिर 1 मंथ, इस तरह के होते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कि उसके लिए घर ही छोड़ दोगे, तो आप बस उसमें क्या करोगे, मतलब एडेप्टेशन करने की कोशिश करोगे, मतलब कि वो चेंज हो चुके सराउंडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश करोगे। देन एडेप्टेशंस आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट विल अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट, मतलब कि आपके सेम हैबिटेट में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने आप को एडेप्टेट कर लो वहां पे, उसी को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। सो ये दोनों आपको क्लियर हो चुका है, ये दोनों आप समझ चुके हो, तो अब आगे का चैप्टर आपको बिल्कुल ईजी सा लगेगा, क्योंकि आप चैप्टर जो है आप बिल्कुल ऐसे, मैं आपको यहाँ चैप्टर दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो पंछी है वो अपने हैबिटेट में है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वाटर फ्लो ज्यादा हो गया तो ये बिल्कुल पानी में, कहीं आज से हम पानी में नहीं, हम अब जमीन पे रहना स्टार्ट करेंगे। सो जो ये पंछी अपना मन नहीं बदल सकते, इसको भगवान ने इनकी ऐसी बॉडी बना दी है कि ये वाटर में ही सिर्फ रह सकती है, ठीक है। सो ये कुछ भी ऐसा नहीं कि सराउंडिंग चेंज हुआ तो अब ये मन बदल लेंगी कि हम जमीन पर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सो एडेप्टेशन एंड जो हैबिटेट है वो आपको क्लियर हो चुका है। अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मतलब कि अब कितने प्रकार के हैबिटेट हैं, मतलब कि आप तो जमीन पे रहते हो तो आप तो बोलोगे कि नहीं हम लोग सिर्फ जमीन पे रहते हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही हैबिटेट हुआ, पर क्या मछली जमीन पे रह सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बर्ड्स जो होते हैं वो बर्ड्स कहाँ रहेंगे? बर्ड्स जो होते हैं वो या तो जमीन पे रह सकते हैं या तो फिर जो प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, वहां पे रह सकते हैं। कई कई बुक में आप इसको देखोगे कि 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया, लेकिन आप मेनली 2 ही फैक्टर्स पे डिवाइड करो, क्योंकि जो बर्ड होते हैं वो प्लांट पे रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट कहाँ होता है? लैंड पे होता है। तो आप अभी 6th क्लास के बेसिस पे आपको इतना जान लेना जरूरी है कि एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, एक एक्वेटिक हैबिटेट होता है। नाउ टेरेस्ट्रियल वर्ड, ये वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा, पहले आप जब छोटे थे तो आपको ये मतलब लिखना आता था कि नेम 5 टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब कि आपको 5 टेरेस्ट्रियल, मतलब कि जो जमीन पे रहने वाले जीव जंतु है उनके नाम लिखने। देन नेम 5 एक्वेटिक एनिमल, मतलब कि आपको ऐसे एक्वेटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, मैं लिख देती हूँ समथिंग रिलेटेड टू, मतलब कि कुछ भी जो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, एक्वेटिक, यहाँ पे वाटर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, सो उसको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जो ऐसे एनिमल जो कि अपने आप को वाटर में रख पाते हैं, मतलब कि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल बोलेंगे। एनिमल तो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल, अब वो जहाँ रहेंगे वो उनका हैबिटेट हो जाएगा। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो कहाँ रहेंगे? टेरेस्ट्रियल बॉडीज, मतलब टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे, टेरेस्ट पे रहेंगे, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलेंगे। एंड देन सेकंड एक्वेटिक हैबिटेट। अब इसके डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू लैंड, मतलब कि सिंपली आप लैंड समझो, वेयर ऑल प्लांट्स, यहाँ पर मैंने
क्लासीफाई नहीं किया कि प्लांट्स के लिए हैं तो जो मछली हैं, सॉरी पेड़, जो पंछी हैं वो पेड़ पे रहेंगे तो वो उनका अलग। मैंने डायरेक्टली आपको टेरेस्ट्रियल में ही प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल का जो स्थान बताया, जो हैबिटेट बताया, वो टेरेस्ट्रियल बताया, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट विच लीव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। मैंने अभी आपको समझाया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट। हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट करते हैं तो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए, ठीक है। देन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फर्दर क्लासिफाइड। अब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ मतलब लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं तो बस एक ही तरह का। कहीं कहीं पे आप अगर इंडिया में ही देखो, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो कहीं कहीं पे कोस्टल एरिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया कहने का मतलब ऐसी मतलब जगह, ऐसा लैंड जो कि कोस्ट से जुड़ा हुआ, मतलब कि वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपने इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा देखा होगा तो ये सारा वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा वाटर होता है इधर उधर, ठीक है। इसको हम लोग द्रविडियन रीजन भी बोलते हैं। आप ये अभी नहीं पढ़ोगे, जब आप एसएसटी पढ़ोगे तो उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं द्रविडियन रीजन। और द्रविडियन वर्ड आपने जो अपने जनगण मन जो सॉन्ग है उसमें भी सुना होगा, जो आप गाते हो उसको भी, नेशनल एंथम, उसमें भी सुना होगा, ठीक है। सो आपका जो जनगण है उसमें ये द्रविडियन भाग, जिसको कि हम लोग ऐसे तो पिक पॉइंट भी बोलते हैं, पिक पॉइंट नहीं बोल सकते हैं इसको, हम लोग सिंपली एक्वास्टिक जो कोस्टल प्लेन है उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कोस्टल, कोस्ट से जुड़ा हुआ है, नदी से जुड़ा हुआ है। नदी नहीं, इसको ओशन बोलते हैं, ठीक है। आसपास समुद्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखते हो, फिर आप हल्का ऊपर जाते हो तो आपको लैंड दिखते हैं, मतलब कि समतल भूमि, ठीक है। आप इधर जो राजस्थान वाला एरिया देखते होगे और पाकिस्तान का भी कुछ भाग, तो आप यहाँ पर देखते होगे डेजर्ट है, ठीक है। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते होगे, देन आप देखते होगे कि माउंटेन्स है। तो आप यहाँ पर माउंटेन्स भी देख लिए, रिवर भी देख लिए, डेजर्ट भी देख लिए, एंड देन थोड़ा सा और मतलब ऊपर बढ़ोगे, जब माउंटेन में भी, यहाँ पर तो मैंने आपको लेट से चंडीगढ़ का एरिया बताया, जब आप जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड पहुंचोगे तब आप देखोगे कि वहां पर आपको पोलर रीजन, मतलब कि पोलर रीजन कहने का मतलब बिल्कुल आप वहाँ पे बर्फ देखोगे, ठीक है। सो हम लोग ऐसा बिल्कुल देखते हैं कि हमारे इंडिया में ही इतने सारे टाइप हैं। ऐसा नहीं कि ये हर कंट्री में पॉसिबल हो, मतलब कि अगर आप पाकिस्तान चले जाओ या नेपाल चले जाओ, भूटान चले जाओ तो आपको सारी ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ये सिर्फ कई कई जगह पे ऐसा पॉसिबल होता है, जैसे कि जिसमें कि एक कंट्री इंडिया है जिसमें कि आपको ये सारे तरह के लैंड्स दिखेंगे, मतलब लैंड फॉर्म्स दिखेंगे। मतलब लैंड फॉर्म्स कहने का मतलब लैंड का ही एक प्रकार है ये सब, ठीक है। तो या तो आप फॉरेस्ट में रहोगे, या तो आप ग्रासलैंड में रहोगे, या तो आप डेजर्ट में रहोगे, या तो आप माउंटेन में रहोगे, या तो आप पोलर रीजन में रहोगे, या फिर आप कोस्टल प्लेन्स में रहोगे। कोस्टल प्लेन्स में बोल रही हूँ, तो आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि कोस्टल प्लेन होता है। तो आप यहाँ पे चाहो तो छठा कोस्टल प्लेन भी लिख सकते हो, कोस्टल प्लेन, ठीक है। सो यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है उसको मैंने फर्दर क्लासिफाइड किया, जैसे कि फॉरेस्ट, जो हम लोग लैंड पे रहने वाले लोग हैं, आप हम लोग फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ग्रासलैंड में भी रह सकते हैं, और या तो फिर डेजर्ट में भी रह सकते हैं। डेजर्ट में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उस तरह से कर लेते हैं, अपने बॉडी को उस तरह से कहते हैं मतलब मेंटेन कर लेते हैं उस तरह से, जिससे कि हम लोग इस एरिया में भी रह सकें। देन कुछ एनिमल्स हैं जो कि इस डेजर्ट वाले एरिया में रह सकते हैं। आप बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जानते होंगे, जो कि आपको कमेंट में मुझे बताना है, जिनके की 2 हिप होते हैं, मतलब इस तरह 2 नहीं होते हैं, सिंपली एक ही होते हैं इस तरह से, ठीक है। और बिल्कुल गद्देदार उनके पैर होते हैं। सो मैंने आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दिया है और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देन पोलर रीजन एंड देन माउंटेन। सो ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आपको। जैसे जैसे मैं स्लाइड्स बता रही हूँ, मतलब कि लेक्चर आगे बढ़ रहा है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप अभी तक अपने आप को पहचान चुके होगे कि आप कहाँ पे रहते हो। जैसे कई लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पहाड़ पे बैठ के देख रहे होगे, मतलब हो सकता है माउंटेनियस एरिया की तरफ हो और तब देख रहे हो। सो आप जहाँ कहीं भी हो, आप बिल्कुल अपने आप को पहचान सकोगे आप कौन से जगह पे हो। नाउ अब यहाँ पर मैं पहले फॉरेस्ट को अच्छी तरह से आपको बताऊंगी कि फॉरेस्ट मतलब क्या, ठीक है। दीज आर लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट। अब मुझे फॉरेस्ट आपको बताने की जरूरत क्या ही है, मतलब कि आप तो जानते हो कि फॉरेस्ट ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपको या तो प्लांट मिलेंगे या तो फिर ट्री मिलेंगे, और अगर ज्यादा दिन खराब हुआ आपका तो एनिमल्स भी मिल जाएंगे, और उसमें भी ज्यादा दिन खराब हुआ तो जो सबसे खतरनाक वाले एनिमल होंगे वही आपको मिलेंगे, ठीक है। सो फॉरेस्ट बिल्कुल यही होता है जो आपके माइंड में इमेज अभी फिलहाल बन रहा होगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, इटीसी। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो किन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, तो वो एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। एबायोटिक टर्म अभी मैं आपको उतना ज़्यादा क्लासीफाई नहीं करूंगी या फिर इतना ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगी, मतलब इतना ज़्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी। इससे अच्छा कि मैं आपको सब सिर्फ ये बता दूं, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जिसपे कि हम लोग डिपेंड करते हो, ठीक है। जैसे कि एयर, एयर नॉन लिविंग है बट हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं। अगर हवा नहीं रहेगा तो हम लोग 2 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जो वाटर होता है, अगर आपको वाटर ही नहीं मिलेगा तो फिर आप रह ही नहीं पाओगे। तो फॉरेस्ट में हम लोग, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग तो नहीं रहते हैं लेकिन जो भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो एयर पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं एंड सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। ये सारे एबायोटिक फैक्टर हैं जिन पे कि लोग डिपेंड करते हैं। 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट
जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी बताया, लेकिन आप टाइप ऑफ फॉरेस्ट जब आप पढ़ोगे अपने ज्योग्राफी की बुक क्लास 6 या 7th, आई थिंक 7th में ही है, कि आपको वहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में और अच्छा सा बताया जाएगा, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे तरह के। यहाँ पर मैंने यहाँ पे बस साइंस की भाषा में जिसको कहते हैं लिख देना कि 3 टाइप्स बता दिया, बट आप इसको भी मत ही पढ़ो, क्योंकि ये बिल्कुल साइंस में आपको उतना ज़्यादा बताया नहीं गया। फिर भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट, बस इतना ही बताया गया, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अभी समझ नहीं आएगी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसको कहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट किसको कहते हैं। अब मैं अगर आपको ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उसको समझाने लगी तो पहले मुझे ग्लोब बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रॉपिकल भाग होता है, कहाँ पे सब ट्रॉपिकल होता है। सो ये वाला जो टर्म है आप बस इतना जान लो कि फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, दैट्स इट, आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। देन ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड ऐसी जमीन जहाँ पे ग्रास ही ग्रास हो। अब आपके मन में ऐसी जगह आ रही होगी जैसे कि पार्क, जैसे कि इको पार्क हो गया, निको पार्क हो गया, ये सब आप लोग अपने फैमिली के साथ जाते ही जाते होंगे। नहीं तो जो देसी बच्चे होंगे उनको बस सीधे खेत, मतलब खेत जो होता है, फील्ड्स होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वो याद आया होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको मैनमेड तरीके से सोच रहे हो। जैसे कि जो क्रॉप फील्ड होता है वो मैनमेड होता है, मतलब कि हम लोग घास वहाँ पे जानबूझ के उगाते हैं, मतलब जो फील्ड्स होते हैं। और या फिर इको पार्क, निको पार्क हो गया, ये सारे जितने भी पार्क्स होते हैं इसमें भी हम लोग जानबूझकर ह्यूमंस अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे घास को उगाते हैं। और घास को क्यों उगाते हैं? बिल्कुल वहाँ पे अच्छा दिखने के लिए। कई कहीं पे तो देखे होगे आप, ग्रास से ही बिल्कुल डिजाइन बनाई हुई होती, सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए वहाँ पे ग्रास को लगाया जाता है। सो आप वो ग्रास लैंड मत समझो, वो जो नेचर ने बनाया है ग्रास लैंड उसके बारे में समझो। जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स है वो मेनली ग्रास लैंड ही है, जैसे कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा आता है बिहार, यूपी, ये सब का जो एरिया है वो मेनली ग्रास लैंड ही है, ठीक है। सो दीज आर मेनली कवर्ड बाई लॉन्ग एंड थिक ग्रासेस, ठीक है। सो ये जो एरिया होता है वो लॉन्ग और थिक जो ग्रासेस होते हैं उससे ढका हुआ होता है। अब ऐसा नहीं कि ग्रासलैंड आप सिर्फ इन्हीं एरिया को समझो, मतलब यहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिल सकते हैं, और ग्रासलैंड जहाँ पे होता है वहीं पे ज़्यादातर गाय, बकरी, ये सब सारी चीज़ें भी होती है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार ऐसा है, वहाँ पे आप जब हरियाणा ये सब तरफ भी एरिया जो ऊपर का भाग है वहाँ पर भी जाओगे देन आपको थोड़ा बहुत ग्रासलैंड वहाँ पे भी दिख जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर रेंज बिटवीन -20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे -20 मतलब कि आप 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाता है, माइनस तो आप समझ ही सकते हो, छोड़ो मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। 30 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे कि आपको पता है ह्यूमन जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो 25 से 26 होता है, या फिर इसको जनरली 27 भी लोग कहते हैं। तो इतना जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट का इतना टेम्परेचर होता ही है। सो ये टेम्परेचर रेंज होता है एक ग्रासलैंड का। तो ग्रासलैंड जो होती है वो इस तरह के टेम्परेचर को बेयर करती है। देन एनुअल रेनफॉल, मतलब कि वार्षिक जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, मतलब कि ये वेरीज करती है, या तो 50 सेंटीमीटर भी हो सकती है या तो फिर 90 सेंटीमीटर भी हो सकती है। सो ये ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड आपको दिखाया जाता है, या फिर इनके बीच में भी हो सकती है, या फिर इनसे ज़्यादा भी हो सकती है, इनसे कम भी हो सकती है। जबकि ये आपको डेटा बस याद तो नहीं रखना, बट फिर भी आप ध्यान में रखना कि 50 से 60 नहीं है या फिर 90 है, 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर आप देख रहे होगे तो आप सोच रहे हो क्या रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लेके बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल वर्षा में कितना पानी पड़ा उसको चलो सेंटीमीटर से नापेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं इसका प्रोसेस बताऊंगी जब आप साइंस, मतलब साइंस में आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तो साइंस में क्यों इस तरह से नापा गया उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि प्रेशर का जो एक होता है, जो प्रेशर का वो होता है ऐसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, मतलब कि आप किस चीज़ पे कितना दबाव डाल रहे हो, क्या वो सेंटीमीटर में नापा जाएगा, मतलब क्या ये पॉसिबल है? या और यहाँ पे Hg है वो है मरकरी। मरकरी का मैंने आपको वो जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को, जैसे कि आप गोल्ड को आप इतना बड़ा अगर हर बार लिखने बैठ जाओगे तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एलिमेंट को, जैसे हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो नाम होता है हाइड्राजीरम बोलते हैं ऐसे तो, लेकिन आप मरकरी इसको बोलो, ठीक है। तो ये होता है सेंटीमीटर में। तो किस तरह से प्रेशर मेजर होता है, सो इसी तरह का कुछ रिलेशन, इस तरह का नहीं, बिल्कुल अलग ही होता है। 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे 90 सेंटीमीटर जो एनुअल रेनफॉल होता है वो कैसे मेजर होता है, तो मैं आपको ये किसी दिन और बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब आया डेजर्ट, माउंटेन एंड पोलर रीजन। ये अब इन बारे में हम लोग आपको बताती हूँ, ठीक है। दीज आर द एरिया, मतलब कि ये एक ऐसा एरिया दैट रिसीव जो रेनफॉल है वो रेयरली, मतलब कि काफ़ी कम, रेयरली या स्कैंटी मतलब कि बहुत ही कम, रेयर मतलब आपको पता है डेजर्ट ही क्यों है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वर्षा होती तो डेजर्ट नहीं रह जाता, सिंपल। सो वहाँ पे वर्षा ही नहीं होती। तो आपके माइंड में ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है उसको हम लोग डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। दीज आर ड्राई विद सैंड कवरिंग द होल रीजन, ठीक है। ये बिल्कुल सूखा सा एरिया होता है, मतलब कि आप देखे होगे कि जो डेजर्ट होता है ऐसा नहीं कि वहाँ पे कहीं भी नरमी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब कि नरमी जिसको हम लोग
लोग मतलब बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल भी नरमी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे हर जगह आपको बिल्कुल सूखा सूखा ही लगेगा, ऐसा लगेगा हर जगह लहरिंग चल रही है, ठीक है। द सैंड कवरिंग, आपको पता है वहाँ पे मोस्टली सैंड ही होता है, अब सैंड होने की वजह से वो ज़्यादा ड्राई होता है और रेनफॉल जो रिसीव होता है उसको वो ऐसे कंजर्व नहीं कर पाता, मतलब बचा के नहीं रख पाता अपने पास, ठीक है। सो डिजर्ट होने का ये दोनों सबसे बड़ा मेन रीजन है कि वहाँ रेनफॉल कम होती है और वहाँ हर जगह यहाँ पे हर जगह सैंड ही सैंड होते हैं, ठीक है, सैंड कवरिंग, ये वर्ड आप याद रखना। डेजर्ट आर मोस्टली हॉट रीजन्स, आपको भी पता है आप हॉट रीजन समझते ही, मतलब आप लोग कहीं दुबई उबई का नाम मत समझ लेना, यहाँ पे जो डेजर्ट है वो मोस्टली बहुत ज़्यादातर हॉट रीजन्स होते हैं, मतलब कि गर्म जगह, ठीक है। अब डेजर्ट है, वर्षा कम हो रही है, सैंड भी काफ़ी ज़्यादा, तो आपको पता है कि बालू जो होता है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो गर्म होने की वजह से हीट जो होता है वो जल्दी जल्दी इमिट करने लगता है, तो मतलब जब हम लोग को हीट इमिट करेगा कोई भी मॉलिक्यूल तो हम लोग को हीट महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी, बट द सेम ऑफ देम आर इवन टू कोल्ड रीजन, मतलब कि आप ये वाला अभी पॉइंट मत ही समझो, मैं आपको एक क्लियर करती हूँ, ठीक है। जैसे कि डेजर्ट में दिन में जितनी ही गर्माहट होती है रात में उतना ही ज़्यादा वहाँ ठंड भी लगती है, सो इसके पीछे का रीज़न है ये सैंड, सब कुछ इस सैंड पे ही टिका हुआ होता है, ठीक है। तो ये सैंड जो होता है वो इस टेम्परेचर के पीछे का रीज़न सैंड ही है। नाउ यहाँ पर माउंटेन्स, अब माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स के जो इमेज होते थे वो बनाते थे, कुछ इस तरह का आप लोग पहाड़ बनाते थे, वो भी काफ़ी गंदा सा इमेज आप लोग बनाते थे, खैर मतलब अच्छा ही बनाते होगे, बचपन में कौन ही खराब बनाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये रिवर हो गया, ठीक है। सो ये हमारा जो माउंटेन है बस हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दीज रीजन आर रॉकी एंड ड्राई, जैसा कि आपको पता है रॉकी मतलब यहाँ पे जो है वो जो पथरीला इलाका जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग पथरीला इलाका बोल सकते हैं या फिर पथरीली जगह, ठीक है। सो माउंटेन्स क्या होता है, ऐसी जगह जो बिल्कुल पत्थर पत्थर हो, मतलब वहां आपको चारों तरफ पत्थर हो, इसी तरह का दिखे, पत्थर हो पहाड़ हो बस इसी तरह का दिखे, ठीक है। समटाइम्स वाटर ऑकरेंस आर फॉलोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते होगे आप पहाड़ जब बनाते होगे तो आप ये रिवर क्यों बनाते थे बीच में से, ठीक है, आपके माइंड में ये मतलब आता तो होगा कि बचपन में हम लोग इसी तरह का इमेज क्यों बनाते थे कि ये बीच से पहाड़ के बीच से जो वाटर स्ट्रीम होती थी, पानी का एक जो स्रोत जिसको आप बोलते हैं वो बहता था, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हम लोग को तो ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल लैंड में देखें तो वहाँ पे हम लोग को नदी मिल जाती है, पोखर मिल जाता है, तालाब मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ होते हैं ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे तो नदी आपको नहीं दिखेगी, मतलब कैसे टिकेगी नदी, पानी टिक ही नहीं सकता, पानी जो है इस तरह से बह जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे नदी दिख जाए या यहाँ पे नहीं नदी दिख जाए, कहीं पे भी आपको नदी नहीं दिखेगी। तो पहाड़ में जो होता है वो नदी स्रोत से बहती है, मतलब कि जो पहाड़ के अंदर अंदर बिल्कुल एक पतली सी धारा बहते रहती है और वही कहीं पे जो पहाड़ का मतलब ओपन एरिया होता है तो उसके थ्रू बाहर आने लगता है पानी, ठीक है। तो ये रीजन है कि वाटर जो होता है वो वाटर पहाड़ी इलाकों में होता तो है लेकिन वो स्रोत के थ्रू बहता है, मतलब स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग बहता है, ठीक है। जिधर स्ट्रीम होगा उधर ही पानी बहेगा, ठीक है। या फिर पतली सी इसको चैनल भी बोल सकते हो या फिर जो भी आप इसको समझो, स्ट्रीम इसी को हम लोग बोलते हैं, वो वाटर का जो स्रोत होता है, ठीक है। प्लांट प्रेजेंट ऑन हिली आर ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, दे आर कॉनिकल एंड एवरग्रीन, ठीक है। जो प्लांट होते हैं माउंटेन एरिया में वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं। अब ज़ेरोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि आपको माउंटेनियस रीजन में मिलेगा, मतलब कि ऐसा रीजन जो कि पहाड़ों से भरा हो, ठीक है, मतलब जहाँ पहाड़ हो, और वो जो होते हैं वो कॉनिकल इस तरह के शेप के होते हैं। अगर मैं अब अभी जैसे कि 25 दिसंबर आ रहा है, ठीक है, जो 25 तारीख, उसमें आप देखोगे कि जो एक्समस ट्री होती है वो बिल्कुल इसी तरह का कॉनिकल शेप में होता है, ठीक है, कॉनिकल शेप में होता है जो एक्समस ट्री होता है, तो कॉनिकल शेप होता है उसका, तो वो एक टाइप हो गया ज़ेरोफाइट्स प्लांट का, मतलब कि इसको आप ज़ेरोफाइट्स प्लांट बोल सकते हो। तो ज़ेरोफाइट प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो भी काफ़ी पतले पतले से और छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, और वो एवरग्रीन प्लांट्स में आते हैं, मतलब कि अभी आप एवरग्रीन प्लांट नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन टाइप एक जो मैंने आपको पीछे जो स्लाइड में फॉरेस्ट का टाइप बताया था उसमें एक एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होता है वो भी होता है, सदाबहार जंगल आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ती थी तो जो मेरे टीचर होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है, और फिर उसको हिंदी में भी बताने की कोशिश करते थे कि ताकि हम लोग बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द और हिंदी के शब्द दोनों को संग्रह कर पाएँ और हमारी जो शब्दकोश है वो बिल्कुल अच्छे से रहे। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे हिंदी के जो शब्द हैं वो बोल दिए, सो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। शब्दकोश मतलब वर्ड डिक्शनरी या फिर आप उसको वोकैबुलरी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये आपको एडिशनल ज्ञान मैंने दे दिया। सो कॉनिकल शेप के होते हैं, ये एवरग्रीन, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया एवरग्रीन, ठीक है। देन पोलर रीजन, ठीक है, पोलर रीजन क्या होता है, इसको मैं अगर आपको पोलर वर्ड अगर मैं आपको को रिलेट करवाऊँ तो पोलर वेयर, आपने पोलर वेयर देखा होगा, बिल्कुल मोटा सा होता है और बड़ा सा जानवर होता है, ठीक है। दीज रीजन आर कवर्ड विद हाई स्नोई पीक, मतलब कि स्नोई मतलब आपको पता है पोलर रीजन है तो वहाँ बर्फ ही बर्फ होंगे और वहाँ बर्फ के पहाड़ होते हैं, मतलब जो पिक्स होते हैं जो चोटियाँ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, स्नोई होती है, मतलब कि बिल्कुल पहाड़ नुमा या फिर पहाड़ी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एनिमल्स फाउंड हियर आर एडॉप्टेड बाय हैविंग
थिक फरी कोट ऑन द स्किन। अब आप सोच रहे होगे कि एनिमल्स जो है वो वहाँ सर्वाइव कैसे कर पाती है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं उनके पास बिल्कुल फरी, मतलब कि जो कहते हैं ना हम लोग जिसको रुईदार, जिसको कहते हैं गद्देदार रुईदार एक थिक कोट होता है उनके स्किन पे। और आपने पोलर बियर को ऐसे अगर कभी हक किया हो, ऐसा तो कभी रीजन मतलब मौका मिला नहीं होगा आपको, क्योंकि पोलर बियर आपको फिर छोड़ेगा नहीं। तो पोलर बियर काफी गद्देदार सा लगेगा, मतलब कि बिल्कुल गुलगुल जैसा, बिल्कुल आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। सो अब वो उनके जो थिक फर होते हैं, थिक फर जो होते हैं वो उनके होने के पीछे का रीजन क्या है, तो वो उनको गर्माहट देती है, क्योंकि इलाका काफी ज्यादा ठंड है भरा है, मतलब यहाँ ठंड काफी ज्यादा है, तो वहाँ गर्माहट के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्हें ये जो फर है वो हेल्प करती है, ठीक है। सो एक्वेटिक हैबिटेट, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में, जितने भी मैंने आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को जो आगे फर्दर क्लासिफाई किया था उसके बारे में बताया। अब एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू द रीजन कवर विद वाटर वेयर प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव, मतलब कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे प्लांट और एनिमल जो है वो सर्वाइव करें, और वो कहाँ, वाटर में, मतलब कि पानी में, ठीक है। तो अब एक्वेटिक हैबिटेट भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर हैबिटेट, मैरीन वाटर हैबिटेट और कोस्टल हैबिटेट, ठीक है। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। These are the water bodies filled with fresh water. These include river, ponds, streams, etc. जैसे कि आपके घर का जो कुआं है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर हैबिटेट है। अब आप उसमें मछली डाल लो, बत्तख डाल लो, जो भी डाल लो आप अपने कुआं में, या फिर खुद जाके बैठ जाओ कुएं में, तो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो फ्रेश वाटर नहीं है। फ्रेश वाटर कहने का मतलब आप जिसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो, और वो आप उसको या तो मतलब कंज्यूम कर लो या पी लो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपको अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आप उससे अफेक्टेड हो गए, तो वो बिल्कुल फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। देन मेरीन वाटर हैबिटेट, ठीक है। अब मेरीन वाटर किसको कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे वाटर है जो कि अर्थ पे लाइट से यहाँ पर जितने भी वाटर है, इसमें जो है हम लोग के पास जो 70% वाटर है वो नमकीन है, मतलब कि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि सॉल्ट। तो ये साल्टी वाटर है, मतलब कि हम लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, या फिर अपने थोड़े बहुत के काम कर सकते हैं, बट वो सॉल्टी है, ठीक है। ओशंस लाइक ओशन एंड सीज आर टर्म्ड टू बी सॉल्टी वाटर और मेरीन हैबिटेट, ठीक है। जितने भी ओशन होते हैं या फिर समुद्र होते हैं उसको हम लोग मैरीन हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्वेटिक एनिमल रहेंगे, कुछ मछलियां जो होती है वो मैरीन वाटर में ही रह सकती है, जबकि कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रह सकती हैं, ठीक है। तो उनका रहने के अकॉर्डिंग, मतलब उनके बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। दीज आर फुल विद लाइफ, ठीक है। वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन मैरीन हैबिटेट, मतलब ये लाइन तो बिल्कुल फालतू है, अब ऐसा नहीं कि अब मैरीन हैबिटेट लिख ही दिया तो वहाँ पे वैराइटीज ऑफ हैबिटेट तो मिले, एनिमल्स मिलेंगे ही, ठीक है। सो आपने देखा भी होगा समुद्र में काफी अलग अलग तरह की आपको मछलियां मिल जाएंगी, अलग अलग तरह के जो जलीय जीव होते हैं आपको वो मिल जाएंगे। सो ये तो बिल्कुल मतलब आराम सी बात है या फिर नॉर्मल सी बात है, ठीक है। देन कोस्टल प्लेन, अब कोस्टल प्लेन क्या होता है, ये कोस्टल बर्ड मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में समझाया था। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी, आपको ही पता है जहाँ पे जो ये लाइक सी या फिर ओशन है वो लैंड से मिलती है, ठीक है, उसको हम लोग कोस्टल रीजन बोलते हैं। अब इस रीजन को आप या तो लैंड में कंसीडर कर लो, या तो फिर वाटर में कंसीडर कर लो, या फिर कोस्टल हैबिटेट मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में, जिसमें भी मन करे वो कंसीडर कर लो। इसीलिए छठा मैंने वहाँ पे लिख तो दिया था, लेकिन मैंने वहाँ पे टाइप नहीं किया था, क्योंकि ये जो एरिया वो थोड़ा सा दलदली भी होता है, हो सकता है ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये या तो ये दलदली हो या फिर नहीं भी हो, मतलब नॉर्मल लैंड भी हो सकता है, जैसे कि गोवा में आपने कई सारे बीच का भी मतलब देखा होगा कि वो बिल्कुल आराम से होता है, वहाँ पे जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा एक्वेटिक हैबिटेट का एक डिवाइड, या फिर कहते हैं ना हम लोग फर्दर जिसको और डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो एक्लेमेटाइजेशन, इससे पहले ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पीछे, मतलब उनके लिविंग होने के पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लोग काफी मॉडर्न बच्चे हो तो इसको आप लोग शॉर्ट में समझ लेना, ठीक है। तो पहला कि ग्रोथ, ठीक है। अब कोई भी चीज जिंदा है, मतलब वो जब ग्रोथ होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, तभी तो हमें पता चलेगी। अब एक मैंने बच्चा बनाया, एक डॉल ले लिया, ठीक है। अब डॉल आपको क्यों लगता है कि वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करता, वो जिस हाइट का है वो उसी हाइट का रह जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ना ग्रोथ शो करता है ना डेवलपमेंट शो करता है, मतलब ना वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग अगर ह्यूमन का बच्चा जो होता है, जो इंसान का बच्चा होता है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसके अंदर कई सारे डेवलपमेंट्स आती हैं, उनका माइंड डेवलप होता है, उनके कई सारे जो बॉडी ऑर्गन के सिस्टम होते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, और भी जो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी जितने भी सिस्टम होते हैं, नर्वल सिस्टम जिसको कि हम लोग जो नर्वस सिस्टम जो होते हैं उनके सिस्टम हो गया, देन लिम्फ सिस्टम, ये सारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जबकि एक बेबी डॉल में ऐसा नहीं होता। देन दूसरा जो होता है वो मूवमेंट, ठीक है।
जो मूवमेंट को शो करे वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैंने ये लाइन बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि अब आप लोग समझ जाना कि कार जो है वो भी मूवमेंट शो करता है, जो हमारे बादल है वो भी हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि वो चलते तो है, बेशक वो चलते हैं, लेकिन वो जो है वो मूवमेंट शो तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे मैकेनिकल रीजन होता है। ठीक है, सॉरी कुछ इशू आ गया। वो मैकेनिकल रीजन होता है। क्या वो मूवमेंट तो शो करते हैं, ठीक है मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन क्या वो रिस्पायर कर सकते हैं, मतलब क्या वो श्वास ले सकते हैं? नहीं। क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। क्या वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं? तो नहीं, ये सारे फैक्टर्स वो नहीं कर सकते। तो एक लिविंग होने के लिए ये दोनों फैक्टर के साथ साथ और भी फैक्टर जरूरी हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब कई लोग बोलेंगे कि कई जो एनिमल्स होते हैं, मतलब ह्यूमन भी होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कभी ना शादी करूंगा, ना ही कभी रिप्रोडक्शन, मतलब ना ही मेरे कोई बेबी होंगे, तो क्या वो नॉन लिविंग है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मतलब कहते हैं ना, रीजन है भी और नहीं भी, मतलब आप उसको मे नॉट और मे नॉट भी मतलब मे और मे नॉट भी कह सकते हो, मतलब कि ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि अगर आपको लिविंग होना है तो आपको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, आपको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो करवाना ही पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये कर भी सकते हो, ये टोटली अप टू यू, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और भी जो होते हैं, जैसे एनिमल्स भी होते हैं कितने, उनको हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं। ठीक है, तो अब उनका मन नहीं होता, उनमें हम लोग अपना चला लेते हैं, लेकिन अब उन पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है कोई बॉडी डिफेक्ट हो, मतलब उनका जो जीन का फॉर्मेशन उस तरह का, तो वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो तो उनके जीन का प्रॉब्लम या फिर उनके जो इंटरनल ऑर्गन का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग फिर कहने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो देन हो गया रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, मतलब कि कोई भी, अगर मैंने आपको एक चाटा मारा तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं मैंने आपको चाटा मारा आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, वाह, मतलब खुश हुए तब भी आप रिस्पॉन्स किए, मतलब कि मेरे एक्शन का आपने एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया। ठीक है, यहाँ पे जब आप 9th में जाओगे तो मैं आपको एक पढ़ाऊंगी एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, न्यूटन का लॉ, तो वो हर जगह काम आता है। बायोलॉजी पढ़ो, देखो फिजिक्स कितनी प्यारी है, बिल्कुल फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो इतनी प्यारी है कि बायोलॉजी में भी घुस गई। ठीक है, फिजिक्स में भी आपने एक्शन एंड रिएक्शन लॉ पढ़ना होगा जब आप क्लास 9th में जाओगे। ये एक न्यूटन, मतलब आप इसको चाचा नाना दादा जो भी कह लो, भैया जो भी कह लो, तो वो ये एक लॉ दे के गए थे, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो ये लॉ जो है वो आपको बायोलॉजी में भी काम आता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि वो रिस्पॉन्स करेगा। अब रिस्पॉन्स किसके करेगा? स्टीमली के, मतलब STIMULI, स्टीमली। स्टीमली मतलब कि एक ऐसा चीज जो कि आपको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करो, जैसे कि मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन आप किसको रिस्पॉन्स करोगे? आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे, तो मैं आपकी स्टीमली हुई। ठीक है, तो आप मुझ पे रिस्पॉन्स करोगे, आप हंसोगे या फिर हो सकता है उलट के मुझे एक लपड़ वापस से मार दो। ये एक रिस्पॉन्सिवनेस। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो रिस्पॉन्स जरूर करती हैं। आप अगर चींटी चल रही है तो आप चींटी का रास्ता रोक दो, तो चींटी वापस से मुड़ के इस रास्ते से चल के वापस इधर से चली जाएगी। ठीक है, तो चींटी रिस्पॉन्स करती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। नाउ अब ये हुआ, अब उसके बाद रिस्पायरेशन। हो सकता है इसके बाद आपको दिखे ना, जगह भी नहीं है, मैं कहीं और लिख दूंगी। ठीक है, रिस्पायरेशन। अब आपको जिंदा रहने के लिए श्वास लेने की जरूरत है, आप ये मानो या ना मानो। अगर नहीं मानते हो तो आप अपना नाक 2 मिनट के लिए बंद कर लो, फिर मुझे मत कहना। ठीक है, तो आप अगर रिस्पायर कर लेते हो दैट मीन्स कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, मतलब ये तो कहना ही नहीं है, क्या बहुत गजब ही एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, देन अब एक मैं आपको काफी जो बकवास सा एग्जाम्पल नहीं, मतलब एक और लास्ट सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देने की कोशिश करती हूँ, जैसे एक्सक्रिएशन। ठीक है, जैसे कि आपने समोसा लाया, आपने समोसा खा लिया, अब समोसा जो पैकेट में लाया वो तो आपने क्या, आप पैकेट तो थोड़ी खाओगे, तो जो आपका जो बचा वो क्या हो गया? आपका एक्सक्रीट प्रोडक्ट हो गया, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो आप उसको अपने घर से बाहर फेंक दोगे। तो ठीक इसी तरह से जो आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो भी आपके बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो बाहर किस फॉर्म में फेंकती है? या तो वो जो कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वो जब फोटोसिंथेसिस करती है तब तो कार्बन उनको जरूरत पड़ता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन लेती है, मतलब जब वो रिस्पायर करती है, तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड हमारी तरह ही वेस्ट मटेरियल लगता है, तो वो अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के फेंक देती है। देन जितने भी वेस्ट मटेरियल ब्लड में होते हैं, ठीक है, उसको हमारे जो वाटर है उसके वाटर कंटेंट के साथ मिला के यूरिया के फॉर्म में बाहर फेंक देती है, या तो फिर फेसेस के फॉर्म में। ठीक है, इतने सारी चीजों में हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रिएशन शो करती है। अब ऐसा नहीं कि हर एनिमल इसी तरह से एक्सक्रिएशन शो करे, हर एनिमल का अलग अलग फैक्टर होता है कि उस तरह से वो करेंगे। जैसे कई सारे प्लांट जो होते हैं वो अपना एक्सक्रिएशन कुछ अलग तरह से शो करती हैं। देन अम्बीवा का अलग एक्सक्रिएशन का प्रोसेस है,
लेकिन अम्बिवा का क्वाइट ह्यूमन से मैच ही करता है, ठीक है। ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब आई होप आपको ये एनसीईआरटी का जो छोटा सा टॉपिक है जो कि 2-3 पेज में मैंने इसको काफी अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। देन अब हम लोग ये एक्लाइमेटाइजेशन है इसको पढ़ेंगे। आधे बच्चे इसको क्या क्या पढ़ जाते हैं वो तो मुझे क्लास में जब मैं रहती हूँ तभी मुझे पता रहता है। ऑफलाइन क्लास सच में काफी ज्यादा फनी होता है, मतलब बच्चे उल्टे सीधे हरकतें तो करते ही रहते हैं, ये उनका कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसा होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक अ स्मॉल एडजस्टमेंट। अब ऐसा नहीं कि आप अपने आंटी, जो मैंने फर्स्ट के जो एग्जाम्पल्स में दिए थे, अब अपने जो आंटी है उनके बाल बच्चों ये भी जो भी है बच्चे के लिए इतना ज्यादा चेंज कर दो, मतलब कि कहते हैं ना पूरा का पूरा घर दान दे दो, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। भले ही 1 दिन 2 दिन के लिए एडजस्ट कर लो, लेकिन अब उनको आप ऐसा नहीं कर लोगे कि चलो भाई जितने दिन रहना है रह लो, पूरी जिंदगी रहना है रह लो, ऐसा कुछ नहीं कहने वाले। आप लोग भी 1 नंबर के बदमाश हो। और द चेंजेस इन अ बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी कम समय के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट पीरियड बोल दूं तो आप मतलब एकदम ऐसे आप बोलोगे अपने आंटी के बेटे को कि जस्ट आप 1 घंटे के लिए रह सकते हो, ऐसा नहीं है। शॉर्ट पीरियड में भी हम लोग के लिए डिफर करें, शॉर्ट पीरियड काफी कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। ऑफ एडजस्टमेंट इटसेल्फ टू द सराउंडिंग्स एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, मतलब हैबिटेट के 2 कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते क्या? इट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक वर्ड आपने कहाँ सुना है? बायोलॉजी वर्ड में, ठीक है। बायोलॉजी जब मैं लिखती हूँ, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें आपने बायोटिक वर्ड सुना होगा, तो जहां पे भी लिविंग से रिलेटेड कुछ आएगा वहां पे बायो वर्ड जरूर आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब ही समझ लो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोटिक कंपोनेंट मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो जिंदा है, मतलब कि एक ऐसा भाग जो जिंदा है, मतलब अर्थ पे ऐसा कौन सा भाग है जो जिंदा है? तो आप लोग कहोगे मैम हम ही लोग जिंदा है, तो हम ही लोग होंगे वो, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं एग्जाम्पल दूं तो वो कोरोना जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप उसको ऐसे देख नहीं सकते। अगर देख सकते तो बिल्कुल पकड़ के कुटाई कर देते हैं वहीं पे कोरोना की, ठीक है। तो आप कोरोना को देख नहीं सकते, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के तो हेल्प से देख सकते हो, तो इसीलिए हम लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देन ए बायोटिक कंपोनेंट। अब ए बायोटिक कंपोनेंट होते क्या? इट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको हम लोग ए बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब बिल्कुल ए बायोटिक होते हैं, जिनमें की जान नहीं होती। द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोवाइडेड बाय ए बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन आप एक बात याद रखना, जितनी भी मतलब चीजें एक बायोटिक कंपोनेंट को जरूरत है, मतलब जीने के लिए जरूरी है, वो आपको ए बायोटिक कंपोनेंट ही देगी। जैसे कि आपको जीने के लिए क्या एयर की जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है। अब हवा में थोड़ी रहोगे, सॉइल पे ही रहोगे, जमीन पे रहोगे, और अपनी जो फूड है वो कहाँ ग्रो करवाओगे? वो भी करवाओगे सॉइल पे ही। देन वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो भी हैं वो है तो ए बायोटिक, लेकिन एक बायोटिक फैक्टर के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। सो ए बायोटिक कंपोनेंट अब क्या क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे कि अब एयर क्या होती है? एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो अर्थ पे जितने भी जीव जंतु हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा काफी ज्यादा जरूरी है, उनको जरूरी मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब हम लोग रिस्पायर करते हैं, जब हम लोग श्वास लेते हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हम लोग कौन सा गैस को इनहेल करते हैं? वो है ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे तो हम लोग सारे एयर को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी हवा में गैस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। एयर इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू कूल देयर बॉडी, ठीक है। ये तो आप मतलब पंखा चला लो और आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी, तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ के खुद समझते रहना। देन सेकंड जो है वो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ जो है, ठीक है, इसके सबसे ऊपर वाली लेयर को हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्मा आता है। आप ये सब चीजें ज्योग्राफी में पढ़ोगे। साइंस और एसएसटी एक काफी ज्यादा को रिलेटिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको क्लास 5 तक ईवीएस चलाया जाता था, जिसमें कि ये दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग ना पढ़ाकर एक ही में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए हो तो साइंस में भी कई सारी चीजें आप पढ़ोगे, और एसएसटी जो कि काफी ज्यादा मतलब कहते हैं ना काफी खूबसूरत सा सब्जेक्ट है, आप उसको भी पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग सॉइल के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि सॉइल जो वो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है, फिर और भी आता है, फिर अर्थ कोर आता है, मतलब कि जो यहाँ पे बीच में होता है, ये काफी ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। सिंस ये दुबई से भी ज्यादा हॉट होता है, बस इतना जान लो, ठीक है। सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन डिफरेंट वेज फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा मतलब अब प्लांट ग्रोथ कहाँ होगा? सॉइल पे ही होगा। तो ये जो होते हैं, जो सॉइल होते हैं वो मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच होते हैं, मतलब कि सॉइल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और ये प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प भी करती है, ठीक है। देन अब वाटर मतलब 70% है, तो इसके बारे में क्यों ही ना पढ़े, मतलब इसके बारे में ना पढ़ना आपकी बेवकूफी है, ठीक है। द वाटर फ्रॉम अ मीडियम
मीडियम फॉर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ बॉडी। मतलब कि वाटर जो होता है मेटाबॉलिक, अब यहाँ पे जो हमारे बॉडी में कई तरह की रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कई सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अभी आप इतना ही समझो कि आपके बॉडी में जितने भी सिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फूड का बनना या फिर मतलब कुछ में भी आपके बॉडी में जितने भी फंक्शन होती हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको वाटर की रिक्वायर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। जबकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लेट से आप इसको अर्थ ना समझ के थोड़ी देर के लिए सेल समझ लो, मतलब कि एक बॉडी का जो सेल होता है, तो इसमें ये जो पार्ट मैंने बनाया था, ये जो पार्ट था ये वाला, इसको मैंने जो साइटोप्लाज्म बोला था, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी 70 से 75 या फिर 85% वाटर कंटेंट होता है, मतलब कि वाटर होता है। तो सोच लीजिए आपके बॉडी का जो सबसे छोटा सा फंडामेंटल पार्ट है उसको भी वाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आपके पूरे बॉडी को वाटर कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी। हर तरह की प्रोसेस वाटर के हेल्प से काफ़ी आसानी से किया जाता है, ठीक है। देन सनलाइट, सूर्य की किरणें। आप 2 घंटे सूर्य में आज से जाके खड़े हो जाना, मतलब धूप में, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ठंडी है तो खड़े होना जरूरी है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब कि हमारे अर्थ पे, अब ऐसा नहीं कि मैं अर्थ बोल दी तो अगर मार्स पे जो रहने वाले लोग होंगे उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वैसे मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ कि मार्स पे लोग रहते हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली कई सारे जो आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि काफ़ी फेमस साइंटिस्ट लोगों ने वो पब्लिश करवाया था। सो वो साइंटिस्ट की बातें मैं गलत भी तो नहीं कह सकती, तो हो सकता है कि मार्स पे या फिर और भी जो प्लैनेट्स हैं उस पर लोग रहते हो, मैं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं कह सकती, ठीक है। सो जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, मतलब कि एनर्जी जो कि हमारे पास रेज के फॉर्म में आती है, रेज मतलब कि जो सन रेज होती हैं उनके फॉर्म में आती है, ठीक है, और वो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स है, मतलब कि इकलौता होता है, जो प्राइमरी सोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। प्लांट डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर सिंथेसिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले की क्लास में पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो प्लांट क्यों डिपेंड होते हैं अपना फूड बनाने के लिए, वो अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। देन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर सन से डिपेंड है, मतलब सन पे इंडिपेंड है, अगर सूर्य की किरणें ज्यादा गिरने लगेंगी तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर एट अ प्लेस डिपेंड ऑन द सनलाइट अवेलेबल एट द पर्टिकुलर प्लेस। मैंने अभी बोला कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितना सनलाइट अवेलेबल है, ठीक है, उसी से टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में कितना % वाटर कंटेंट है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब मैं अगर बोल दूँ कि लाइक रेनी सीजन है, ठीक है, रेनी सीजन में जनरली ऐसा होता है कि जो ह्यूमिडिटी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसपास आपको मतलब काफी ठंडक ठंडक से एहसास दिलाएंगे, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे। और कई बार इस, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये होता है नहीं होता है, मुझे कैसे पता, तो आप नमक को रख देना, तो नमक थोड़ी देर बाद मतलब कहते हैं ना ऐसे सीज जाएगी, मतलब सीज जाएगी, हम लोग ऐसे बोलते हैं, इस कहते हैं ना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लोगी। तो आप समझ जाना कि इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो उसको कहाँ से मिला है, मैंने तो लाके उसको पानी नहीं दिया, तो वो एनवायरमेंट से ले ली, मतलब कि जो वाटर है वो एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर ली। सो टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमिडिटी को। अब ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट ना हो, मतलब कि कम हो। जैसे कि आपको पता है जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे जो सन रेज होती है वो काफ़ी कम, मतलब सूर्य कम ही निकलता है। जब सूर्य ही कम निकलेगा, हमारा सन जो है वो कम निकलेगा, मतलब कि कम जो है वो बाहर आएगा, तो वो जो है हमारे जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो मेंटेन कहने का मतलब जो हमारा टेम्परेचर है, जनरली हम लोग 25-30 ऐसे 25-27 जो 30 है वो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है। इसमें ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल ऑन एन एवरेज रहती है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा अगर सन अपना टेम्परेचर कम कर लेगा तो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक्सरसाइज बनाने का मतलब बारी आ गया। अब ये एनसीईआरटी का तो मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली, और आपको भी मैं कहती हूँ कि आप भले ही भारतीय भवन की बुक बनाओ, भारतीय भवन बना लो, एस चांद बना लो, या फिर अगर आप कोई भी बुक बनाओ, लेकिन उससे पहले आप ये वाला जो है एनसीईआरटी उसको जरूर खत्म करो, ठीक है। देन व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट ही स्लाइड में इसका डेफिनेशन बताया था, और आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड अब ओपन करके फटाफट कॉपी में छाप देना, आपको खुद ही अपने माइंड में सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा और हैबिटेट का आंसर बताना होगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल दिया था, जो आपका जो फेवरेबल कंडीशन होता है मैंने बिल्कुल उसके हिसाब से आपको दिया था एग्जाम्पल, ठीक है। हाउ आर कैक्टस एडाप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। अब जो कैक्टस होता है, कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस का जो पेड़ होता है वो अपने आप को डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो मैं इसके आपको 3-4 पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे डिक्टो कॉपी में छाप देना और आपको बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो जो डेजर्ट होता है उसमें पानी कम होता है, ठीक है,
तो अगर आपको पानी मिलेगा ही कम तो आप ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो भी कम करोगे, क्योंकि आप बचा, कहते हैं ना, अगर आपके घर में पानी खत्म हो जाता है तो आप बिल्कुल पानी बचा बचा के चलते हो। तो वही समझ लो इस कैक्टस के पास, तो कैक्टस के घर में पानी खत्म हो गया तो अब कैक्टस क्या करेगा, पानी बचा बचा के चलेगा। तो जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे होते हैं वो उनके पास एक्सेस वाटर होता है तो वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो वाटर को रिलीज कर देते हैं, जबकि जो कैक्टस है वो कहेगा नहीं भाई मैं तो रिलीज नहीं करने वाला, वो जो अपना वाटर है वो बचा के रखेगा। ठीक है, तो वो जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कम करेगा, इज रिड्यूस्ड इन कैक्टस और इन डेजर्ट। ठीक है, ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड और कर्टेल बाय द कैक्टस, मतलब कि ये काफी कम रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, सो अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो कैक्टस के रूट्स होते हैं, ठीक है, वो जो रूट्स होते हैं वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं और काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल अर्थ में डीप पेनिट्रेट कर पाए। डीप पेनिट्रेट कहने का मतलब, पेनिट्रेट कहने का मतलब किसी चीज में बिल्कुल चीरती हुई अंदर से चली जाना। ठीक है, तो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे मैंने कैक्टस का पेड़ लगा दिया तो ये जो इसका रूट है वो जमीन को ऐसे चीरती हुई काफी अंदर तक चली जाएगी और काफी अंदर तक जाने के बाद वो वाटर को एब्जॉर्व करेगी। ठीक है, तो मॉडिफाइड या फिर लॉन्ग रूट्स, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स हेल्प कैक्टस, अब यहाँ से अपने खुद से आप लिख लेना, ठीक है, जो भी लिखना है, हेल्प कैक्टस टू सर्वाइव इन डेजर्ट, इस तरह का कुछ भी सेंटेंस आप बना लेना। ठीक है, एंड देन थर्ड, जो उनके स्टेम होते हैं वो अगर आप कैक्टस को ऐसे कट करोगे तो अगर आपको लाइक से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कई सारे कैक्टस जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो कैक्टस होते हैं वो काफी क्यूट से होते हैं, मतलब क्यूट से नॉट सेंस क्यूट से, मतलब क्यूट तो होते ही हैं, गोल गोल से होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अगर आप रेगिस्तान में कभी फंस जाओ तो कैक्टस के पेड़ को बिल्कुल सावधानी से कट कर लेना और उसके बीच का जो पार्ट होता है आप उसको हो सके तो मतलब ऐसे कहते हैं ना सक कर सकते हो। अब आप पूछोगे इसके पीछे का रीजन, तो उनके जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। अब मॉडिफाइड स्टेम होने के पीछे का रीजन क्या है, मतलब कि एक खास तरह के स्टेम होते हैं जो कि अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। हमारे यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो वाटर को कहते हैं चलो भाई तुम्हारा काम हो गया अब घर से निकलो, लेकिन यहाँ जो है वो स्टेम अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बाद में उनको ना मिले। ठीक है, एंड देन हमारा चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है उनके पास लीव्स नहीं होती। ठीक है, उनके पास लीव्स नहीं होती, यहाँ पे मैंने लीव्स की मीनिंग भी क्या गजब की लिखी है। ठीक है, लीव्स नहीं होती, उनके पास होता है जो स्पाइन, कांटा होता है वो होता है। ठीक है, जो अब लीव्स नहीं है तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा कम ही होगा, मतलब कम होगा, और इनसेंस जो कम लीव्स है वो कम फोटोसिंथेसिस करेंगी, तो कम फोटोसिंथेसिस करेंगी तो वाटर कभी कम उनको जरूरत पड़ेगी, और जब कम लीव्स होंगी तो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो भी कम होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं वो काफी अलग तरह के होते हैं और जो डेजर्ट के पेड़ होते हैं वो काफी अलग होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आप सबका आंसर नहीं बताने वाली, आपने चैप्टर पढ़ा है, बिल्कुल मेरे साथ ही पढ़ा है, तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल्स अ प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिट इज कॉल्ड। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, कि जो स्पेसिफिक फीचर होता है जो कि एक प्लांट और एनिमल को एनेबल करता है एक पर्टिकुलर हैबिट में रहने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, आपको इन सब का आंसर आपको बताना पड़ेगा। और ये तो एक मतलब चलो ठीक है मैं बता ही देती हूँ, एडेप्टेशन का ये डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, बी द हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड इज कॉल्ड। अब आपको पता है जितने भी लैंड पे रहते हैं उनके हैबिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पीछे ही बताया तो आपसे ये बनना चाहिए, द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड। अब वाटर में जो रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो वाटर में रहते हैं और वो जो लैंड पे रहते हैं आपको ये दोनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, देन सॉइल वाटर एंड एयर आर, तो ये जो सॉइल वाटर एंड एयर है वो कौन से फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है, ए बायोटिक फैक्टर है, कौन से फैक्टर है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर ई जो है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड। अब जो हमारे अराउंड चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो सडन चेंज हो गए या फिर लॉन्ग टर्म चेंज हो गए, या फिर जो कहते हैं ना हम लोग रिस्पॉन्स जिसके टूवर्ड्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि मैं आपकी क्या मतलब मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं आपको एक लपड़ मार दूं तो आप रिस्पॉन्स करोगे, तो आप मेरे टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करोगे, तो मैं आपकी क्या हुई, तो मैं आपकी स्टिमुली हुई। ठीक है, मतलब आप मेरे तरफ रिस्पॉन्स करोगे, टू मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम मतलब कि उनके तरफ। ठीक है, इज कॉल्ड अ स्टिमुली। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताना है कि इसमें से नॉन लिविंग कौन सा है, तो ये आप खुद ही पढ़ना और खुद ही इसमें चूज करना कि इसमें लिविंग कौन है नॉन लिविंग कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कि आपको एक ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स बताना है जिसमें कि जान ना हो लेकिन वो जो उनकी जो हरकतें होती है वो लिविंग वाली होती है। ठीक है, तो उनकी हरकतों को देखकर आप उनको ऐसा मत कर देना कि वो लिविंग है। तो ऐसे हमारे पास जो होते हैं वो जो वाटर होते हैं, मतलब वाटर नहीं, वाटर जो होते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मूवमेंट शो करते हैं जबकि वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और जो वाटर है अगर सडनली काफी ज्यादा हो जाए
तो वो भी आप बोल सकते हो उनका साइज बढ़ता है। तो ये दो फैक्टर हो गए। या तो फिर आप क्लाउड को देख लो, ठीक है, जो बादल होते हैं उनका साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता है मतलब साइज में इंक्रीजमेंट आती है, ग्रोथ शो करता है, एंड देन वो मूवमेंट भी करता है। तो ये दोनों फैक्टर हो गए, जबकि ये दोनों फैक्टर तो हो गए, लेकिन फिर भी ये जो वाटर क्लाउड है, मतलब क्लाउड है और वाटर जो है वो दोनों नॉन लिविंग है, ठीक है। सो आपके ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें से आपको बताना है कि ये जो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब चीज है, इनमें से कौन कौन सी चीजें एक समय में मतलब लिविंग हुआ करती थी। जैसे कि आपने एक सीरियल देखा होगा, सास भी कभी बहू थी, इस तरह का। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो ये कौन सी चीजें जो पहले मतलब लिविंग थी लेकिन अब वो लिविंग नहीं है। जैसे कि बटर, ठीक है, अब बटर हो गया, लेदर हो गया। आपको ये पता है लेदर कहाँ से होता है। अब लेदर तो नॉन लिविंग हो चुका है, लेकिन वो लेदर तो कभी ना कभी एक लिविंग बिंग का ही था, ठीक है, मतलब चमड़े से बनाया गया था, वो कभी तो जिंदा था। देन सॉइल है, ऊल है, मतलब ये आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। इसका आंसर काफी कहते हैं ना ट्रिकी सा भी, और आपको सोचने का टाइम भी मिलेगा, ठीक है। देन लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स। मैंने जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखी है आपको बस ये डिक्टो छाप देना है। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये पूछ ही लिया गया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एन एनिमल दैट लिव इन देयर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पीड क्यों जरूरी है एक एनिमल को ग्रास लैंड में रहने के लिए। अब ग्रास लैंड है, आपको भी पता है ग्रास लैंड में कितनी बड़ी घास ही हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट 2 फीट लंबी घास हो सकती है। वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा बोल दिया, लेकिन कई कई जगह पे इतनी लंबी घास होती है, ठीक है। तो अब काफी छोटी छोटी सी घास होती है, आपने घास तो देख रखी है। अब वहां पे एनिमल के पास ज्यादा छुपने का जगह नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई जो कहते हैं ना हंटर, अगर अपना शिकारी जो है पहुंच गया, तो फिर भाई तो एनिमल की लग जानी, मतलब कि एनिमल कहाँ भागे, बेचारा इतना छोटा सा होता है। तो अब वो सिर्फ उसके पास यही ऑप्शन होता है कि वो जितना ज्यादा तेज भाग सके और अपने जो एनिमी है उससे दूर जितना ज्यादा कर सके अपने आप को, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो ग्रासलैंड में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरी स्लाइड भी समझ आई होगी, आपसे ये सारे क्वेश्चंस भी बन गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनके आंसर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर के एंड में आ चुकी हूँ, और आपका ये चैप्टर भी बिल्कुल अच्छे से कहते हैं ना भली भांति संपन्न हो चुका है। कीप लर्निंग विद जया, एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास। टिल देन बाय बाय।